सभी प्यारे दोस्तों को हमारा नमस्कार। यूपी पीजीटी केमिस्ट्री यानी एग्जामिनेशन अब आपका बिल्कुल लगा हुआ है और एग्जामिनेशन जून में निश्चित है। यानी अब हम आपसे ये बात करेंगे आज की आखिरकार क्वेश्चन का लेवल क्या हो सकता है और क्वेश्चन किस पैटर्न पर इस एग्जाम में आ सकते हैं, संभावित क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। इस पर आज हमारी ये वीडियो आपके सामने होगी और मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन किस लेवल पर जा सकते हैं। हमने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जिनका लेवल बहुत ही स्टैंडर्ड मिलेगा आपको, यानी क्वेश्चन देखने में तो इजी लगेगा लेकिन ऐसा क्वेश्चन जो आपके अंदर सोचने पर मजबूर करेगा, ऐसे क्वेश्चंस आपको तैयार करने पड़ेंगे यूपी पीजीटी के लिए। तो आज की क्लास हमारी केवल और केवल आपको ये जानकारी देने के लिए है कि आखिरकार क्वेश्चन का लेवल क्या हो सकता है। पैटर्न क्वेश्चन इजी होते हुए भी क्वेश्चन आपको परेशान कर सकता है, ऐसे क्वेश्चन यूपी पीजीटी में इस बार आने की संभावना है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आज हम केवल और केवल क्वेश्चन की डेमो करेंगे और इसके बाद आपको उनको सॉल्यूशन भी अगली वीडियो में देंगे। लेकिन आज पूरी चर्चा हमारी इन क्वेश्चंस पर रहनी चाहिए। फालतू जो एक्स्ट्रा वीडियोस आप अपना समय, आप वाउ प्रिंसिपल किस पे अप्लाई होता है, होम्स रूल किस पे अप्लाई होता है ना, एटॉमिक नंबर ये किसका कितना, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना, इस पर बहुत सारी वीडियोस आपने हर चैनल पर देखी होंगी। इलाहाबाद की बहुत सारी कोचिंग्स जो है इस पर वीडियोस बनाती हैं, लेकिन हम आज आपको कुछ हटके क्वेश्चंस बता रहे हैं। उन क्वेश्चंस का आंसर आपको अगले वीडियो में जरूर देंगे। एक एक क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे आपसे, लेकिन आंसर अगले वीडियो में देंगे, तो आप ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखिएगा। द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम डेल्टा पी एक्स, यानी कि अगर अनसर्टेनिटी मोमेंटम में हम देखते हैं तो ये डेल्टा पी एक्स आपको दे रखी है। आप जानते हैं अनसर्टेनिटी जो प्रिंसिपल है वो भी आप जानते हैं, डेल्टा पी एक्स इज इक्वल टू डेल्टा पी एक्स, आपको फार्मूला तो पता ही होगा, ठीक है, डेल्टा पी एक्स। और यहाँ पर हम लोग अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम जिसे एम भी बोलते हैं इज इक्वल टू ग्रेटर देन एच अपॉन बोलिए 4 पाई होता है। ये आपको ऑलरेडी पहले से पता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर जो दिया हुआ है हम इसको यहाँ पर m लगा सकते हैं, चाहे तो m लगाएं, क्योंकि आपने देखा होगा डेल्टा x लेते हैं, फिर डेल्टा v लेते हैं, इंटू m लेते हैं, तो डेल्टा v और m को हम इस तरीके से डेल्टा px लिख सकते हैं और इसके बाद जो है यहाँ पर हम लोग डेल्टा x ला सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी इन क्वेश्चंस पर बहुत सारी चलती है। इन पॉसिबिलिटीज के लिए हम इस क्वेश्चन को आज डिस्कशन आपके साथ कर लेते हैं। द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम फॉर द पार्टिकल इन इट्स लोएस्ट एनर्जी स्टेट, लोएस्ट एनर्जी स्टेट में या तो ये वैल्यू पॉजिटिव जाएगी या फिर वैल्यू ये नेगेटिव जाएगी। वैल्यू या तो पॉजिटिव जाएगी, अगर पॉजिटिव जाती है वैल्यू वैल्यू तो यानी कि जीरो से अब चली जाएगी, और नीचे जाती तो जीरो जीरो से बिलो। तो दो कंडीशन है, या तो वैल्यू पॉजिटिव होगी और या फिर वैल्यू आपकी नेगेटिव होगी। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम क्या होगा, एन एच अपॉन 4 पाई पर जब हम लोग लगाते हैं फार्मूला, यहाँ पर डेल्टा आपको पता होना चाहिए, डेल्टा पी एक्स या पी मान लीजिए, डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू हो जाता है, पी एक्स एक्स आप कंसीडर कर रहे थे, इक्वल टू ग्रेटर देन एन एच अपॉन 4 पाई। जब हम फार्मूला लगाते हैं तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ लोएस्ट एनर्जी लेवल पर अब आपको 4 पाई की जगह इन्होंने यहाँ पर 2a कंसीडर हर जगह कर रखा है। तो अब हम लोग ये कर लेते हैं, इस फार्मूले में डेल्टा पी एक्स मान लेते हैं क्योंकि इसी टर्म में दिया हुआ इज इक्वल टू एन एच अपॉन अब यहाँ पर लोएस्ट एनर्जी लेवल जो आएगा वो सबसे कम एनर्जी लेवल सेकंड ऑर्बिटल के लिए आएगा। तो यहाँ 2a कर लेते हैं। अब ये वैल्यू प्लस भी हो सकती है, ये वैल्यू माइनस भी हो सकती है, तो इसमें से हम लोग माइनस कर सकते हैं। ये तो प्लस में वैल्यू होगी, माइनस कर दीजिए वो वैल्यू जो ये है, तो एन एच अपॉन यहाँ पर आपका 2a ये भी हो गई, ये आपने देख लिया। अब ये सब वैल्यू बराबर होगी, ये सब वैल्यू बराबर हो जाएगी। अब आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा कि एन एच अपॉन ए को कॉमन लेना पड़ेगा, तो एन एच अपॉन ए यहाँ पर कॉमन आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम आंसर्स को देखेंगे तो यहाँ आंसर हमें कौन सा समझ में आएगा, तो डेल्टा पी एक्स इज इक्वल टू एन एच अपॉन ए। एन की वैल्यू अगर हम लोग देखते हैं लोएस्ट एनर्जी लेवल एन इज इक्वल टू 1 रख देते हैं, तो फिर डेल्टा पी एक्स इज इक्वल टू हो जाता है, इसको आपको दिखा देते हैं, इसको आप देख लीजिए, ये डेल्टा पी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन ए, यानी ये आंसर हमारा बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस होंगे, इन क्वेश्चन पर और गहराई से भी डिस्कशन करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम लोग पूरा सॉल्व भी करेंगे। लेकिन पहले आपको दिखाऊं कि क्वेश्चन ऐसे भी आपको तैयार करने पड़ेंगे।
ये क्वेश्चन और भी बेहतर है, बहुत डिस्कशन इन पर होना है और ये डिस्कशन भी होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चलेंगे। इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने बहुत मुश्किल से सेलेक्ट किया है और आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन आपको हिलाएंगे, आपको 100% मेहनत करने के लिए आपको मजबूर करेंगे कि आखिरकार इन क्वेश्चंस को आप तैयार कैसे करें। तो हमने जो क्वेश्चंस कलेक्शन किया है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द मॉलिक्यूल दैट अंडरगो द रैपिड हाइड्रोलिसिस। एक की तो पूछी नहीं है, अगर एक की पूछी होती तो आप आसानी से आंसर तो इन क्वेश्चंस पर अब हम लोग सोचते हैं कि अगर एक आंसर दिया होता अमंग द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द मॉलिक्यूल दैट अंडरगो द रैपिड हाइड्रोलिसिस, तो रैपिड हाइड्रोलिसिस का मतलब है एक ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना पड़ता। अब दूसरी बात आपको यहाँ बताएंगे कि रैपिड हाइड्रोलिसिस हमेशा किसकी होगी, ये क्वेश्चन को समझना है। तो SF6 अगर हम केमिकली देखते हैं तो ये केमिकली इनर्ट माना जाता है, तो SF6 को हम लोग इनर्ट लिख देते हैं। तो जब ये इनर्ट हो ही गया तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद इसका मतलब इसकी रैपिड हाइड्रोलिसिस जो है वो नहीं हो पाएगी, तो सिंपल इसे हटा दीजिए आप। बोरॉन में SF6 आ गया तो SF6 वाला फिर हट जाएगा यहाँ से, फिर SiCl4 आसानी से हो जाएगा, PCl5 आसानी से हो जाएगा। तो अब बोरॉन की हाइड्रोलिसिस भी आपने पढ़ी होगी, BCl3 लेंगे, इसको वाटर के 3 मॉलिक्यूल ले लीजिए आप, और पढ़ा होगा आप, 3 मॉलिक्यूल आप ले लीजिए और इसको BOH का होल थ्राइस बना लीजिए और HCl बना लीजिए, मतलब इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है। सिलिकॉन की भी हो जाएगी, फास्फोरस। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हम लोग करेक्ट ऑप्शन पर लेकर के जाएंगे, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो बेहतर क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस की तैयारी आपको करनी पड़ेगी। अब दूसरी चीज आपको एक चीज और बता देते हैं कि यहाँ पर Al2Cl6 दिया हुआ है। Al2Cl6 जो होता है वो एक नॉन पोलर होता है और ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही घुलेगा, इसलिए यहाँ पर ये रैपिड हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकता। ये क्वेश्चन भी आप जान लीजिए। रिएक्शंस जो हैं सॉलिड की, अगर आपको देखना रिएक्शन ऑफ सॉलिड XeF2 और ASF5 1:1 रेशियो में, बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है और उलझनी क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन भी हम अपने बैच में कराएंगे और वो बैच अभी समय शुरू होने वाला। उद्देश्य जो PGT उद्देश्य बैच है, इस पर लगभग अभी ऑल ओवर इंडिया से 75 स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप भी इस बैच का जरूर यूज करें। और ये शुरू हो रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच, जो नया बैच होगा, इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम से चलेंगे और लास्ट के ड्रग्स तक पहुंचेंगे और इसी तरीके के सब क्वेश्चंस भी हम डिस्कशन करते चलेंगे। तो अब आखिरकार ये क्वेश्चन क्या हो सकता है, इसका आंसर क्या हो सकता है, इस पर भी हम आपको बताए दे रहे हैं कि इसके आंसर की संभावना क्या है। तो देखिए, संभावना नहीं, कंफर्मेशन बताएंगे आपको। यहाँ पर XeF2 ले लेते हैं, जीनॉन डाइफ्लोराइड ले लेते हैं और एक हम ASF5 ले लेते हैं और इसका रेशियो 1:1 का ही रहना चाहिए। अगर ये रहता है तो एक इसका मॉलिक्यूल यहाँ पर जोड़ दीजिए, यानी कि ये XeF हो जाएगा और इसके ऊपर आपको लगा देना है पॉजिटिव, और एक जब यहाँ फ्लोरीन ट्रांसफर होगा तो ASF6 के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव। तो ये आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऐसा रिएक्शंस बता रही हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर करिएगा। हमने आज आपको हिंट दिया है, देखिए कितना अच्छा, लुईस एसिडिटी ऑफ द बोरॉन फ्लोराइड इज लेस देन PlCl3। तो लुईस एसिडिटी बोरॉन फ्लोराइड की ये तो हमेशा ऑर्डर आता है, लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा अजीब सा हो गया कि लुईस एसिडिटी BF3 की कम होती है एज कंपेयर टू BCl3। तो यहाँ पर 2p ऑर्बिटल रिस्पॉन्सिबल हो जाती है। 2p ऑर्बिटल क्यों रिस्पॉन्सिबल हो जाती है कि BF3 की जो 2p ऑर्बिटल है वो स्ट्रांग होती है एज कंपेयर टू द, अब यहाँ पर स्ट्रॉन्गर होगी 2p ऑर्बिटल बोरॉन की। क्यों होगी? क्योंकि फ्लोरीन जो होता है वो पाई बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कर देता है, इसलिए ये कंडीशन बनती है। तो यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको करने हैं, ऐसी प्रिपरेशन आपको करनी है एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर, तो आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा, क्योंकि यहाँ हम एक एक क्वेश्चन का बिल्कुल ऑपरेशन करेंगे। सिंपलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को भी आप तैयार करते रहिए। ये क्वेश्चन हम आपको, ये यहाँ पर क्लास नहीं चल रही है, हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार क्वेश्चन कैसे आप बना करके रखें अपने लिए, जो आपकी तैयारी में एक इम्पोर्टेंस अदा करें, एक इम्पोर्टेंस बनाएं, जिससे कि आप PGT एग्जाम निकाल के
आगे बढ़े। तो सिंपलेस्ट जो रिपीटिंग यूनिट है वो क्या होनी चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें SiO4 अधिकतर लोग जो लगा कर के आएंगे वो XiO4 लगाएंगे, लेकिन आपको यहाँ बताऊंगा कि SiO4 यूनिट रिपीटिंग नहीं है। रिपीटिंग तो ये चलेगी, यानी कि रिपीट जो होगा पार्ट वो ये रिपीट होगा ये। अब इसके बाद भी फिर SI आ जाएगा, फिर ऐसे ही कंटिन्यू होता चला जाएगा ऐसे करके। तो अब आप देखेंगे जो रिपीट होगी यूनिट वो यही रिपीट होगी, बाकी कॉमन चलेगी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन, अधिकतर लोग SiO4 4 नेगेटिव पर आंसर लगा करके आएंगे, लेकिन आंसर जो होना चाहिए वो इसका क्या होगा, वो आंसर बी होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको तैयार करने, अगर आपको आ रहे हैं ये क्वेश्चन, तो ये मान के चलिए कि आपको सिलेक्शन आपका निश्चित है। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन पर मेहनत मांगी जा रही, लग रहा है कि मन में ऐसे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, तो फिर आपको मेहनत जरूर करनी चाहिए। नंबर ऑफ द फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट इन द बोरेन क्लस्टर, बोरेन क्लस्टर में कितने फ्रेमवर्क होते हैं, तो बोरेन क्लस्टर जो होता है वो 12 का अगर स्ट्रक्चर हम लोग रिपीट कर लेते हैं, तो इसके अंदर आप नोटिस कर पाएंगे कि अगर यहाँ पर, वैसे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको फार्मूले का प्रयोग करना पड़ेगा। यानी बोरॉन के अंदर 12 एटम्स दे रखे हैं और हाइड्रोजन के अंदर भी 12 एटम्स दे रखे हैं। इस पर आप 2 नेगेटिव लगा करके ये स्ट्रक्चर आपने बना लिया। तो यहाँ पर 12 ये हो गए, 12 ये, इसका मतलब 12 24 और 2 नेगेटिव हो गए, तो 12 + 12 + 2, तो यानी टोटल आपका 24, 2 26 हो गए। 26 हो गए। अब कह रहा है कि फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन का अगर बनाओगे तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर से, ये तो फ्रेमवर्क बनेगा, तो एक बॉन्ड जब बनता है तो 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं, सिंपल सी बात है कि नंबर ऑफ बोरॉन एटम के निकाल दिए हैं। तो अब यहाँ पर आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि यहाँ यानी कि एक अलग करो इलेक्ट्रॉन तो आधा करना पड़ेगा और वैल्यू आ जाएगी 13, जो आंसर आपका ये हो जाएगा। तो व्हाइट फॉस्फोरस बिलोंग, ये व्हाइट फॉस्फोरस किसको बिलोंग करता है, तो आपको बताऊंगा कि व्हाइट फॉस्फोरस का जो निडो सिस्टम है उस पर बिलोंग करता है। ये बात आपको, टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर अगर आप जानते हो फॉस्फोरस का, तो ऐसे ही तो बनता है। ये फॉस्फोरस हो गया, पी हो गया, ये पी हो गया, ये पी हो गया, ये सिस्टम। इसी तरीके से अगर हम लोग इसका होल जैसे BH2 ले लें, तो BH2 का होल ट्वाइस कर देते हैं तो B2H4 बन जाता है। BH2 का होल 4 करना पड़ेगा, तब ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट हमारा B4 बन जाएगा यहाँ पर। और H आपका कितने बन जाएंगे, H आपके 8 बन जाएंगे। B4H8 स्ट्रक्चर बनेगा और B4H8 स्ट्रक्चर निडो सिस्टम को बिलोंग करता है। तो ऐसे क्वेश्चंस, धमाकेदार क्वेश्चन अगर आपको पीजीटी प्रिपरेशन के कर ले हैं, तो फिर एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस का ऐप ज्वाइन करिए। देखिए लुईस एसिड कैरेक्टर BF3B ई ऑर्डर, ये पीजीटी में खूब आता है। अगर पीजीटी लेवल के ऐसे क्वेश्चंस देखोगे खूब आएंगे। बेरियम, ये आपका आर्थोसिलिकेट है, किस सिलिकेट में ये आ रहा है, ऐसा स्ट्रक्चर भी एग्जामिनेशन में आपको हिला सकता है। तो अब आप जानिए कि आपको तैयारी के लिए कितनी, अब आप जानते हैं कि बेरियम और टाइटेनियम का सिलिकेट जो होता है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर शो करता है, तो साइक्लिक आपको तैयार करना पड़ेगा। और ये 7th वाले का अगर आप जब आप चाहते हैं तो 7th वाले में आपको पता होना चाहिए जितना साइज बढ़ता चला जाएगा उतना ही एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाता है। तो फ्लोरीन का साइज छोटा, क्लोरीन का और बड़ा, एंड सो ऑन, इस पे सी ऑप्शन लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, देखिए ये क्वेश्चन किसका है, 9th वाला जो स्ट्रक्चर है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 9th वाला ये स्ट्रक्चर एस्बेस्टस का माना जाता है, एस्बेस्टोस का माना जाता है। और एस्बेस्टोस किसमें है ये भी मैं आपको बता सकता हूँ कि एस्बेस्टस हीट रेजिस्टेंट होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन क्वेश्चन पर नंबर ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप फास्फोरस एसिड में, अब फास्फोरस एसिड कौन सा है, फास्फोरस एसिड तो आप जानते ही हैं कि H3PO3 होता है। और H3PO3 का अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो P यहाँ हो गया डबल बॉन्ड, यहाँ पर आप OH बना दीजिए, यहाँ पर OH बना दीजिए और यहाँ पर H, यानी कि 2 OH ग्रुप यहाँ पर होंगे। तो ऐसा आपको पता है, तो यहाँ पर 2 OH लगा लीजिएगा। और सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम की, अगर सुपर फॉस्फेट की ही केवल बात करते हैं, तो सुपर फॉस्फेट जो होता है, फॉस्फेट रॉक को अगर कंसंट्रेटेड H3PO4 के साथ में ट्रीटमेंट कर देते हैं तो बनता है ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। तो है ना बेहतरीन क्वेश्चन। और अगर आप इसकी रिएक्शन भी जानना चाहते हैं तो हम आपको एक एक रिएक्शन से वाकिफ भी कराएंगे और एक एक तैयारी भी आपकी बहुत ही स्टैंडर्ड होती चली जाएगी। चलिए इसकी रिएक्शन को भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं आज। जैसे कि मान लीजिए कैल्शियम फॉस्फेट अगर आपको लेना है तो Ca3 होगा और PO4 का होल
ये हो गया थ्राइस और ये हो गया आपका ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग रिएक्शन करा देते हैं 4H3PO4 से करा देते हैं, 4H3PO4 से करा देते हैं। अगर 4H3PO4 से अगर जब रिएक्शन कराई जाती है तो कैल्शियम जो ये वाला अंदर वाला प्रोडक्ट आपको H2PO4 है ये आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर प्रोडक्ट बनाते हैं तो 3 तो कैल्शियम ले लीजिए, सिंपल 3 कैल्शियम ले लीजिए और यहाँ पर आप H2PO4 का होल ट्वाइस कर लीजिए, बाकी आप वाटर या जो भी निकले उसको बैलेंस कर लीजिए। तो रिएक्शंस के साथ में आपको समझाएंगे कि आखिरकार तैयारी पीजीटी की कैसे करनी है। पीजीटी की तैयारी में ऐसे क्वेश्चंस जो थोड़ी से यानी घुमावदार क्वेश्चन सिंपल होंगे लेकिन क्वेश्चन घूमेंगे ऐसा माना जाता है। जैसे अगर बोराजाइन को देखें, यूजिंग क्लोरोबेंजीन, जैसे ये क्वेश्चन है कि BH3CO इज मोर स्टेबल देन BF3CO बिकॉज, यानी BH3.CO ज्यादा स्टेबल है, BF3 और CO कम स्टेबल है, ऐसा क्यों है। ऐसे क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन इजी है लेकिन आपको ये हिलाएंगे क्योंकि CO क्या होता है, ये हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस से क्वेश्चन बना है। CO इज ए सॉफ्ट बेस और BH3 जो होता है ना, CO इज ए सॉफ्ट बेस एंड BH3 एंड BF3 आर द सॉफ्ट, ठीक है, दोनों हैं एंड हार्ड एसिड रिस्पेक्टिवली। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हमें इस तरीके के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। अगर हम 13 क्वेश्चन को भी नजर डाल लेते हैं तो क्लोरोबेंजीन सॉल्वेंट की तरह रिएक्शन करता है और ये इसेंशियल होता है बोराजाइन के लिए। तो यहाँ पर आपको BCl3 और NaBH4 के लिए जो है वो जरूरी इफिशियंट होंगे। तो यानी कि 13 वाले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो बोराजाइन की अगर हम प्रिपरेशन करते हैं तो BCl3 की रिएक्शन कराते हैं NH4Cl से, उससे हमारा Cl3 क्या बनता है, Cl3H3 Cl3B3H6 बन जाएगा, H6 बन जाएगा। उसके बाद हम लोग जो है Cl3 नाइट्रोजन है Cl3HB3 और आपका H3 और N3 बनेगा, N3 बनेगा क्योंकि नाइट्रोजन है। उसके बाद हम इसको NaBH4 के साथ में ट्रीटमेंट करेंगे तब हमारा बोराजाइन बनता है B3H6N3 बन जाता है। ऐसा क्वेश्चन ये बता रहा है, तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पर। ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए हमने लगातार ये देखिए सिलेक्शन किया हुआ है। एसिडिटी बोरॉन ट्राइहैलाइड्स की यहाँ पर अलग तरीके से पूछ ली गई है। तो ये क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हैं और आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि ऐसे क्वेश्चन भी टोटल चार्ज ऑन द पेंटाफॉस्फेट, द आइडियल मोलर सॉल्यूशन, ऐसे क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे। इस लेवल पर जाकर के अगर आपकी तैयारी है तो ये मान लीजिएगा कि सिलेक्शन आपका निश्चित तौर पर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जरूर प्रिपेयर करिए, धमाकेदार क्वेश्चन है क्योंकि इन क्वेश्चंस पर आपकी विजय निश्चित हो जाएगी क्योंकि यही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपको हिलाएंगे। सिंपल हो सकते हैं लेकिन घुमाव अच्छा देंगे और अगर ये घुमाव अच्छा देते हैं तो फिर आप जान लीजिए, जैसे बोराजाइन का भी मैंने बोला था BCl3 अगर अमोनियम क्लोराइड से रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट क्या बनता है। मैंने अभी आपको बताया था कि Cl वहां पर 3 बन जाते हैं और Cl3B3H3N3 बनता है, जो फर्दर अगर NaBH4 से रिएक्शन कर लेता है तो फिर प्रोडक्ट आपके सामने हो जाएगा। तो यानी ऐसे क्वेश्चंस अगर आप करना चाहते हैं और ऐसे क्वेश्चन की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे ऐप एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर आप लगातार जुड़े रहिए। तो इससे जो कंपाउंड बनता है वो बोराजाइन बनता है और बोराजाइन का फार्मूला आपको पता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, इंपॉर्टेंस देनी है ऐसे क्वेश्चंस को, तो एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस का ऐप डाउनलोड करिए और हम आपको लगातार ऐसे क्वेश्चंस से वाकिफ कराएंगे। देखिए द रिएक्टेंट एक्शन बाय रिस्पेक्टिवली आर कौन से हो सकते हैं ऊपर वाली रिएक्शन में, जो ऊपर रिएक्शन दे रखी है इसमें कौन कौन से रिएजेंट हो सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइफॉस्फाजीन कौन सा हो सकता है, तो ट्राइफॉस्फाजीन का स्ट्रक्चर भी आपको बताना पड़ेगा कि आखिरकार कौन सा स्ट्रक्चर है। तो यहाँ देखिएगा और बताइएगा कि आखिरकार हम आपको व्यू पूरा दिखा रहे हैं और आप बताइएगा ट्राई फॉस्फाजीन का स्ट्रक्चर कौन सा होगा, ट्राइफॉस्फाजीन का स्ट्रक्चर। तो ऐसे क्वेश्चंस करने हैं पीजीटी में, तो आप हमारे साथ जुड़िए, इसके आंसर्स भी हम लगातार डिस्कशन करेंगे, इसी तरीके के क्वेश्चन भी अब डिस्कशन करेंगे, चाहे वो एस ब्लॉक के हो, चाहे पी ब्लॉक के हो, चाहे ट्रांजिशन मेटल्स के हो, किसी के भी हो, लेकिन इंपॉर्टेंट होंगे। यूपी पीजीटी 2025 में पेपर होने वाला है, इसमें कैसे आएंगे क्वेश्चंस, ये मैंने आपको डेमो दे दिया है। इस वीडियो को दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा क्योंकि लोगों को जरूर जानकारी मिले कि पीजीटी की तैयारी किस लेवल पर जाकर के करनी है। थैंक यू।